रामायण और रामायण क्या सेम है? शंकराचार्य से इसकी शुरुआत होती है, आदि शंकराचार्य जी से। ज्योतिर्मठ में कल्प वृक्ष है और उसके नीचे उन्होंने तपस्या की और ज्ञान प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुई। उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों में भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति एक आस्था जागृत करने का प्रयास किया। पहले बुढ़देवा पहले नृत्य करते हैं, वो बताते हैं लोगों को कि सृष्टि की रचना होने वाली है। भगवती माँ काली कहते हैं, माँ कालिंका की उत्पत्ति होती है। नरसिंह भगवान, ये मुखौटे जो है हमारे यहाँ 18 मुखौटे होते हैं। एक लकड़ी होती है भोजपत्र, ये लकड़ी बड़ी पवित्र मानी जाती है। दूसरी, ये लकड़ी फटती नहीं है। जो बाघ का मुखौटा होगा उसके जो है मुंह है उसको नहीं खोला जाता है। सब बना देगा वो, लेकिन जबड़ा नहीं बनाएगा। तो उसको खोलने के लिए एक बकरा मारते हैं उस दिन। सबसे बड़ा मुखौटा हमारे यहाँ है नरसिंह भगवान का। नरसिंह के मुखौटे का वजन लगभग 25 किलो होगा। एक बार मैंने पहना था तो मैं 5-6 दिन तक गर्दन सीधी नहीं कर पाया था। जवानों के जो उनके शक्ति के मापन का भी एक वो होता है कि 1 घंटा नाचना है, 1.5 घंटा नाचना है। एक कुरुजोगी आता है बीच में, वो इस मेले को मतलब माल नृत्य को खत्म करता है। ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है, धार्मिक भी है। यूनेस्को ने फाइनली जो है रामायण को विश्व सांस्कृतिक धरोहर की जो मुख्य सूची है उसमें शामिल कर दिया। एक तरफ तो हमारा फेस्टिवल इंटरनेशनल हो चुका है, लेकिन अगर वहाँ किसी को जाना है, वो परिस्थितियाँ सामान्य नहीं है। वेलकम टू क्यूरियस कॉर्नर बाय अंकिता। उत्तराखंड अपनी कल्चरल रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, और जब बात होती है इस हेरिटेज की तो नाम सामने आता है रामायण जैसे फेस्टिवल का। रामायण चमोली जिले के सलू डुंगरा गांव में हर साल अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। रामायण को पहाड़ की रामायण भी कहा जा सकता है, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। रामायण को मुखौटा नृत्य और जागर के माध्यम से दर्शाया जाता है। इकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस के साथ साथ ये हमारे कल्चर और प्राइड का सिंबल भी है। आज इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कुशल भंडारी, जो कि कल्चर और हेरिटेज के एक्सपर्ट हैं। और अगर आप भी रामायण देखने जा रहे हैं तो ये पॉडकास्ट जरूर देखें, क्योंकि रामायण समझने में ये आपकी मदद जरूर करेगा। तो सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कैसे आप इससे जुड़े, कैसा लगता था बचपन से आप रामायण देखते आ रहे हैं? रामायण की बात आपने कही तो रामायण मेरे गांव का जो जहां मैं पैदा हुआ, पहले 2 गांव तो सलोड और डुंगरा, ये 2 गांव हैं उस क्षेत्र में जहां ये रामायण का मेला हर वर्ष अप्रैल के माह में होता है। और क्योंकि मैं उसी गांव में मेरा जन्म हुआ और वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी उसी गांव में हुई। एक आशीर्वाद रहा भूमि क्षेत्रपाल देवता का, जो हमारे पूरे क्षेत्र का आराध्य है। स्वाभाविक रूप से मेरी जो जिज्ञासा है, मेरी प्रवृत्ति बचपन से ही रामायण के प्रति थी। यद्यपि सारे गांव के लोगों का ये बड़ा मेला है जी। और बड़ा एक सामाजिक मेला ये होता है, सब लोगों को बड़ा इंतजार होता है पूरे वर्ष भर से, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा इंतजार होता है। जब मैं पढ़ता था कक्षा 1 में 2 में प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर हमारी फीलिंग तो आस्था के रूप में, एक ईश्वर के रूप में कि भूमि क्षेत्रपाल देवता है, तो उस रूप में तो थी क्योंकि उसको संस्कार हमको अपने माँ बाप से, अपने पूर्वजों से मिले थे। लेकिन बच्चों को मतलब उसके संरक्षण की बात हमारे उस समय दिमाग में नहीं थी, बच्चे हम लोग थे जी। तो मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे इसलिए इंतजार होता था कि उस समय जो है रामायण के समय नए जो है यूनिफॉर्म, नए कपड़े, नए परिधान हमको बनते थे सारे भाई बहनों के लिए। इतना बड़ा वो रामायण आ रही है जी। तो इसलिए हमको इंतजार होता था साल भर के कि रामायण कब आएगी। तो रामायण का क्या इतिहास है सर? ये क्या है? आपने बताया अप्रैल के महीने मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? जो मैंने थोड़ा बहुत जानकारी और जो मैंने शोध किया, यद्यपि मेरे पास बहुत लिखित कुछ इतिहास इसका रामायण का नहीं है जी, लेकिन रामायण पहले तो रामायण से, क्योंकि उस रामायण को रामायण कहते हैं जी। तो रामायण एक्चुअली ये मुख्य रूप से में रामायण होती है। शंकराचार्य से इसकी शुरुआत होती है, आदि शंकराचार्य जी से। अच्छा। माना जाता है आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में कालड़ी में हुआ था। थोड़ा सा इसमें डिबेट भी है, कुछ लोग इसको 44 ईस्वी पूर्व मानते हैं उनका जन्म, और 44 ईस्वी पूर्व से 12 ईस्वी पूर्व तक उनका जो पूरा लाइफ स्पान है, जीवन काल माना जाता है 32 साल का। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि मैंने बहुत सारी किताबें पुस्तकें पढ़ी हैं, तो अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि 788 में आदि शंकराचार्य जी का पदार्पण इस धरती पे हुआ था, और 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की आयु में वे पहले केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ की इस तपोभूमि में वो आए। सबसे पहले ज्योतिर्मठ, जो बीच में जोशीमठ भी को कहा जाता था, ज्योतिर्मठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्योतिर्मठ में कल्प वृक्ष है और उसके नीचे उन्होंने तपस्या की, अथर्ववेद की प्रतिष्ठा संपन्न की और ज्ञान प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुई।
इसलिए जो है उस स्थान का नाम ज्योतिर्मठ पड़ा। ज्योति प्राप्ति थी शंकराचार्य जी को। और उसके बाद वो 4 वर्ष बद्रिकाश्रम में रहे, पूरे क्षेत्र में घूमे और वहां पर रह करके उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, जैसे कहा जाता है गीता भाष्य उस समय, ब्रह्मसूत्र भाष्य, विष्णु सहस्रनाम भाष्य और उपनिषदों पर भी उन्होंने भाष्य लिखे। तो 4 वर्ष वहां पर रहे वो लोग हुए। और उन्होंने, वही समय था जब उत्तर के क्षेत्र से, तिब्बत के क्षेत्र से थोड़ा सा बौद्ध धर्म का प्रभाव कुछ ज्यादा हो रहा था। तो सनातन धर्म के प्रचार के लिए तो उनका जन्म ही हुआ था जी। तो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और अद्वैत सिद्धांत का उन्होंने उस स्थान पर रह करके, उस देवभूमि में रह करके प्रचार प्रसार किया। और वही समय था जब उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों में, स्थानीय जनों में भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति एक आस्था जागृत करने का प्रयास किया और लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया, वहाँ के स्थानीय जनों ने। और वही समय था जब वहाँ के लोगों ने भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया और वादन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से और गायन के माध्यम से भगवान कृष्ण और भगवान राम की लीलाओं का मंचन किया और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो माना जाता है कि उसी समय से ये रामायण की, रामायण की शुरुआत हुई थी आदि शंकराचार्य के माध्यम से। रामायण और रामायण क्या सेम है? मैंने कहा रामायण का ही अपभ्रंश रामायण है। रामायण और रामायण एक ही है। मतलब हम लोगों ने वहां पर अपनी जो स्थानीय भाषा में उसको रामायण कह दिया। तो एक प्रचलन जो है रामायण का, रामायण सही हो गया। तो उसी शब्द से, रामायण शब्द से ही ये पूरा मेला जो है, पूरी धरोहर, ये जो इसका प्रचार प्रसार हो गया रामायण। तो आज भी हम रामायण ही कहते हैं। पर माइथोलॉजिकली सेम है। हाँ, यद्यपि रामायण, देखिए ये पूरा मेला भूमि क्षेत्रपाल देवता हमारा है, पूरे क्षेत्र का आराध्य देव है। उसको पूरे क्षेत्र के लोग बड़ी आस्था के साथ उनको मानते हैं, पूजते हैं। उन्हीं के मंदिर परिसर में ये रामायण का कार्यक्रम होता है। रामायण का कार्यक्रम वैसे आखिरी दिन जो हमारा कार्यक्रम होता है उसको रामायण का कार्यक्रम कहते हैं। और उसके पहले, क्योंकि ये कार्यक्रम तो हमारा पूरा बैसाखी से प्रारंभ हो जाता है, पूरी जो रिचुअल प्रोसेसेस हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान है, वो बैसाखी के 3 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। जहां पर भूमि क्षेत्रपाल देवता रहते हैं, जिस परिवार में पूजा पाते हैं साल भर, वहां पर 3 दिन का अनुष्ठान होता है उस भवन स्वामी के द्वारा, जो घर है वहां पे। तो वो अपना 3 दिन अनुष्ठान करता है। हाँ, जिनकी यहाँ साल भर से पूजा पा रहे हैं वो साल भर तो पूजा करेंगे ही करेंगे, लेकिन 3 दिन विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि 10 तारीख से जो है वहां पर अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। 10, 11, 12 से 3 ब्राह्मणों को बुला करके वहां पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। और फिर वो एक दिन रात्रि को, फिर दिन में जो है पूरे गाँव वालों को बुला करके भोज देते हैं। 10, 11, 12 अगर आप पूरा कैलेंडर समझे। और 13 तारीख को जो हमारे बारी होते हैं वो गांव के होते हैं। बारी को मतलब बारी लगी होती है, पूरा एक बही होती है, उसमें आज हमारी बारी है तो फिर जो है कल दूसरे की बारी है, बारी लगी होती है। हर परिवार का, हर परिवार से वो नंबर आता है। हो सकता है मेरा नंबर, अब अगर मेरे पिताजी की बारी अगर 10 साल पहले थी, हो सकता है मेरे 50 साल बाद आई, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है। वो बारी लगी होती है 2 डोंगरा से 2 सलूट से। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब जिस दिन से भूमि क्षेत्रपाल देवता अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं, यानी बैसाखी से, और अगले साल तक वो पूरा पूरी उनकी ड्यूटी है। यद्यपि सारा काम गांव वाले करते हैं, सारी ड्यूटीज बटी हुई होती है, सारे लोग सहयोग करते हैं, लेकिन उनकी विशेष रूप से ड्यूटी है कि वो वहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे जब तक रामायण नहीं होती है। सारा भोग लगाना उन्हीं में से एक पुजारी होता है, ये आदि आदि। तो 13 तारीख को भूमि क्षेत्रपाल देवता के उनके जो पवित्र जो कपड़े होते हैं उनकी धुलाई होती है। उसके नीचे उनका एक मंगरा है, धारा है, उसको मंगरा बोलते हैं। तो उन्हीं का विशेष धारा है। वहां पर जाकर के उसकी भी एक छोटी सेरेमनी होती है, उनके कपड़ों की साफ सफाई होती है। तो 14 तारीख को वो गांव वाले फिर उनको बुलाने जाते हैं धार्मिक अनुष्ठान के बाद, उस घर में जाते हैं बाजे गाजे के साथ। अच्छा। और वो जिनकी बारी लगी है, नहीं, गाँव वाले, हाँ, जिस घर में देवता है वहां जाएंगे गाँव के लोग सारे, बाजे भौंकरे के साथ उनको लेने जाएंगे बैसाखी के दिन जी। और उनको लेकर के वो फिर उनको भेजने आते हैं। बड़ा एक ऐसा दृश्य होता है, रोते हैं वो लोग, गांव के लोग, जो मतलब जो परिवार के लोग होते हैं, क्योंकि साल भर से सेवा कर रहे हैं देवता, तो विदा एक तरह से विदाई करते हैं। और साल भर की पूजा के बाद भूमि क्षेत्रपाल देवता बैसाखी के दिन 14 तारीख को मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहां पर एक मेला होता है, फिर वहां पर बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, मेला है, और वो नृत्य करते हैं, फिर बैठकें होती हैं। तो उसी दिन तय होता है, वहां पर ब्राह्मण लोग बैठते हैं, सारी पंचायत के लोग बैठते हैं कि रामायण किस दिन होगी, तो उसका दिन वार किया जाता है। तो उसके बाद 5 दिन का हमारा भूमि क्षेत्रपाल देवता का भ्रमण होता है पूरे क्षेत्र में। अच्छा। वो निश्चित होता है कि कहाँ भूमि क्षेत्रपाल देवता आज कहाँ जाएंगे, इतने परिवार कवर करेंगे, 25, 30, 40, 50, हर परिवार में जाना होता है।
फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे करके 5 दिन का कार्यक्रम होता है। और सारे गांव के लोग, वो बारी धारी और सारे गांव के लोग जाते हैं उसमें। उससे पहले, सबसे पहले राधिकाएं आती हैं, गुरुदेवा का नृत्य होता है। ऐसा माना जाता है कि मतलब सबसे पहले जब पृथ्वी की रचना हुई तो नारद ने जो है शुरुआत की थी। नारद, गुरुदेवा नारद है ना, तो गुरुदेवा नृत्य होता है, गुरुदेवा नारद कहते हैं। तो जो हमारे जागर लगते हैं, जागरी जो होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत संवाद नहीं, डायलॉग्स नहीं है, तो जागर में सब आता है, क्या हो रहा है दृश्य, किस प्रकार का दृश्य हो रहा है आंगन में, तो वो जागर में आता है। वो जागर जो लगाने वाले होते हैं, जागर हाँ, वो कहते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो वो जब जागर मैंने देखा तो उसमें पृथ्वी की रचना से ही, जब पृथ्वी की रचना हुई वहां से प्रारंभ होता है कि पृथ्वी की रचना हो रही है। पृथ्वी आग का गोला था, ये था, वह था, उस पर जीवन ने था, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, वहां से शुरुआत होती। फिर ईश्वर की उत्पत्ति हुई, तो उससे वो जो है वहां पर थोड़ा महाभारत का भी अंश है। तो ये ओरल ट्रेडिशन जो है, आपने बोला इसमें कोई डायलॉग्स नहीं है? डायलॉग बहुत कम है, बहुत कम। गीत है? हाँ, गीत तो जागर वाले गीत लगाते हैं, जो जागर गायक हमारे हैं। रामायण के बारे में कहीं कोई लिखित रूप में हमारे रामायण के बारे में जो लिखा तो हम नहीं, थोड़ा प्रयास किया था, है ना। उससे पहले किसी ने रामायण के बारे में नहीं लिखा। पर ये बहुत ताज्जुब बात है कि इतने पुराने ट्रेडिशन में एवोल्यूशन की बात लिखी हुई है। मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले गुरुदेवा पहले नृत्य करते हैं, वो बताते हैं लोगों को कि सृष्टि की रचना होने वाली है, भगवान जो है सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो फिर जो है कुछ राधिकाएं जो है उनके साथ भगवान कृष्ण भी उनके साथ जो है नृत्य करते हैं। तो वहां पर थोड़ा महाभारत का भी है। अब आप कहेंगे कि फिर त्रेता और महाभारत का सारा मिश्रण, तो वहां पर कृष्ण का भी जो है नृत्य होता है। भगवान कृष्ण गुरुदेवा के साथ नृत्य करते हैं। भगवान कृष्ण का मतलब भगवान विष्णु है वे, तो उनका नृत्य होता है। राधिकाएं उनके साथ नृत्य करती हैं। पहले दिन 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे बढ़ती जाती हैं। अच्छा। और जब हमारा ये भूमि क्षेत्रफल देवता का भ्रमण का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है 5 दिन, तो 5वें दिन शाम को मुखौटा नृत्य जो है प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छा। तो मुखौटा नृत्य में पहले भगवान की उत्पत्ति होती है। वो जागर लगते हैं कि भगवान की उत्पत्ति हो रही है अब। अच्छा। तो पृथ्वी की रचना होगी तब भगवान की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण होना है जी। तो भगवान की उत्पत्ति होती है। हमारे यहाँ सूर्येश्वर कहते हैं भगवान को, उनका मुखौटा है। ऐसे और कौन कौन से पात्र हैं? फिर जो है दूसरे दिन क्या होगा कि मातृशक्ति जो भगवती माँ काली कहते हैं, माँ कालिंका की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सृष्टि के निर्माण के लिए माता का मातृशक्ति की आवश्यकता है, तो मातृशक्ति की है उत्पत्ति होती है। फिर उसी तरह से गर्भ से माता का मुखौटा आएगा, पूजा होगी। ये हर एक दिन अलग अलग? हाँ जी। अच्छा। फिर गणेश की उत्पत्ति होती है। तो ये क्रम चलते रहता है। और जब मुखौटा जो एक बार नृत्य हो गया, पूजा हो गई, नृत्य के बाद फिर वो गर्भगृह में चले गया, वो अगले वर्ष आएगा। अच्छा। वो मुखौटा कुछ 2 प्रकार के मुखौटे हैं जी। एक तो देवी देवता, विशुद्ध देवी देवताओं के मुखौटे, जैसे भगवान का है, माता का है, माता कालिंका, पार्वती, जो भी आप गए, दुर्गा और गणेश जी, नरसिंह भगवान, ऐसे कुछ ईश्वर के मुखौटे हैं, देवी देवताओं के मुखौटे हैं। और कुछ मुखौटे मनोरंजन के लिए होते हैं। अच्छा। जैसे जैसे मोर मरीन, जैसे बनिया मरियाण। यद्यपि आस्था तो पूरी रहती है सबके साथ, ऐसा नहीं कि ये मुखौटा अगर देवी देवता का नहीं है तो इसके साथ थोड़ी कम आस्था है या उनके साथ ज्यादा आस्था है। जिन लोगों को नहीं मालूम है, ये भी एक बार बता दीजिए कि क्या होते हैं ये मुखौटे। जो है हमारे यहाँ 18 मुखौटे होते हैं। इनकी कुल संख्या 18 होती है। अगर पूरा जो दोनों प्रकार के जो मुखौटे ये 18 होते हैं। और ये मुखौटे एक लकड़ी होती है, भोजपत्र, आपने सुना जी, बहुत ऊंचाई के स्थान पर होती है, 12,000 फीट से भी ऊपर जो स्थान है वहां पर ये लकड़ी होती है। भोजपत्र की जो बार्क होती थी, खाल, वो पहले जब कागज का निर्माण नहीं हुआ था तो उस पर ऋषि मुनि हमारे जो है वो उसमें लिखते थे। आज भी जब तंत्र मंत्र होता है, पवित्र कार्य जो होते हैं, पूजा वगैरह होती है, तो भोजपत्र का जो खाल है, उसकी जो खाल पेपर जैसी होती है, लंबी खाल, 1-1 मीटर लंबी निकल जाएगी, हाँ पतली, तो उसका प्रयोग होता है तंत्र मंत्र लिखने में। तो इसकी लकड़ी होती है, ये लकड़ी बड़ी पवित्र मानी जाती है। दूसरी, ये लकड़ी फटती नहीं है, बहुत हार्ड होती है, बहुत मजबूत होती है, तो इसके मुखौटे बनाए। तो जल्दी खराब नहीं हो सकती? जल्दी खराब नहीं होती, कीड़ा नहीं लगता है, और पवित्र भी मानी जाती है। इसी लकड़ी का मुखौटे बनते, इसी लकड़ी के मुखौटे बनते। जो मुखौटे बनते हैं तो उसके लिए भी कुछ और प्रोसेस है, बड़ी प्रोसेस है उसके भी। हाँ, ऐसे ही मतलब नहीं कि ला करके सीधे कारपेंटर उसको मुखौटे बना रहा है। तो फिर क्या प्रोसेस है? प्रक्रिया होती है, उसकी प्रक्रिया होती है जब अगर कहीं से भोजपत्र मिल गया, अब तो आज तो वो भोजपत्र विलुप्त प्राय श्रेणी में है, उसको काटने के लिए कोई परमिशन नहीं मिलती है ना। और इतने रिमोट एरिया में रिमोट एरिया में कम है संख्या में, तो विलुप्त प्राय वो है। जब उसको लाते हैं काट करके, पहले गेले बनते हैं, वहाँ पूजा होती है, भाई थोड़ा माफी मांगी जाती है पेड़ से, जंगल से, तो तब जो है इसको काट करके जब लाते हैं तो उसके
जो गेले होते हैं, जैसे बड़ा मास्क बनाना है तो उसको जो है बड़े गेले लाते हैं, मोटे जड़ से मोटे बड़े। छोटा बनाना है तो छोटा गेला लाते हैं, है ना, राउंड जो होता है जी। उसको बाद उसको जो है 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 2 हिस्से करके फिर आकर के उनको फेंकते हैं बहुत दूर से। अच्छा। तो जो गेला जो है सीधी स्थिति में आता है ऐसे, हाँ। उसी का जो है मुखौटा बनता है। जो उल्टी दिशा में जो है जो धरती में ऐसे गिरता है तो उसके मुखौटे नहीं बनाए जाते हैं। अच्छा। फिर उसको जब जो जिनको मुखौटे बनाने हैं उनको कई दिनों तक जमीन में खोदा जाता है, जमीन को, तो वहां उनको रखते हैं कई दिनों तक, 1-2 महीना, 3 महीने, 4 महीना। फिर इसको निकाल करके बहुत बड़ी चाशनी होती है, उसमें गोमूत्र इकट्ठा करते हैं, कई लीटर, 50, 60, 70, 80, 100 लीटर जी। उसमें डाल करके उनको उबाला जाता है। अच्छा, उस लकड़ी को उबाला जाता है उसको, जिससे मुखौटे बनते हैं। तो फिर उबाल करके तब जा करके जो मुखौटे बनाने वाला कलाकार होता है उसको देते हैं। उसमें भी जो है जो बाघ का मुखौटा होगा उसके जो है जो ये मुंह है उसको नहीं खोला जाता है, तो कहते हैं कि मुखौटे बनाने वाले को अनिष्ट होता है। अच्छा, है ना, उस पर कोई भी जो है विपत्ति आ सकती है, तो उसको खोलने के लिए एक बकरा मारते हैं उस दिन, तब उसका मुंह जो है जबड़ा खोला जाता है। उसका जबड़ा होता है ना जो बाघ का, सब बना देगा वो, लेकिन जबड़ा नहीं बनाएगा। हाँ, ऐसा मतलब मानना है। अब हर चीज तो आस्था ही पर है। सर, जो मुखौटों का आपने वर्णन किया, इन मुखौटों का वजन कितना होता होगा? ये मुखौटे एक ही वजन के तो नहीं होते हैं, इनके आकार के आधार पर, साइज के आधार पर। अच्छा। कुछ छोटे मुखौटे जैसे फुरचेली का है या गाना गुनी के बच्चों का है, उनका वजन 1 किलो के करीबन हो सकता है। अच्छा। जो मोर मोरीन के बड़े मुखौटे हैं, गन्ना के हैं, इनका वजन लगभग 2.5-3 किलो, 4 किलो हो सकता है। अच्छा। 2.5-3-4 किलो के लगभग। और सबसे बड़ा मुखौटा हमारे यहाँ है नरसिंह भगवान का। नरसिंह के मुखौटे का वजन लगभग 25 किलो होगा। अच्छा। हाँ, एक बार मैंने पहना था कभी, तो मैं 5-6 दिन तक गर्दन सीधी नहीं कर पाया था। और उसके चारों तरफ से वो लगे होते हैं बैलेंस करने के लिए। वो एक्चुअली वो उसका नरसिंह भगवान के मुखौटे का धारण करने का ये है ना कि थोड़ा सा उसमें बड़ी पूजा होती है। अच्छा। जो उसका धारण करता है उसके लिए हमारा ही परिवार, भंडारी परिवार धारण करता है एक तो। अच्छा। और नंबर 2 उसके लिए व्रत लेना पड़ता है, फिर वहां पर भी नहाना पड़ता है। अच्छा, उसके नियम है? हाँ, नियम है। मतलब मैंने कहा ना, कुछ मुखौटे ऐसे होते हैं जिनको में बड़ा ये चीजें देखनी पड़ती है, नियम से रहना पड़ता है। अच्छा। कुछ मुखौटे ऐसे हैं कि मोर का पहन लो कोई बात नहीं है, मोरन का पहन लो। तो ये नरसिंह का मुखौटा विशेष रूप से विश्व नाम का उसमें पार्ट होता है अंदर। अच्छा। और उस पर कोई टच नहीं कर सकता पंडित जी के अलावा। और जब वो मुखौटा बाहर आता है तो गौमूत्र पहले आगे से छिड़का जाता है, पवित्र किया जाता है पूरी रास्ते को। उस जो धारण करता है उसके लिए थोड़ा सा अपने नियम का सर रहना पड़ता है, तो मुखौटा धारण नहीं किया पूरा। और इनको बांधना बहुत मुश्किल होता होगा जब वेट इतना ज्यादा है। हाँ, मुखौटा वही भारी है, एक ही मुखौटा भारी है। अच्छा। उसके लिए पूरे बैलेंस रस्सियां लगी होती हैं तीनों तरफ से, तो बहुत भारी होता है। और कितने देर तक ही पहने रहना पड़ता है लगभग? जब तक नृत्य नहीं होता है, क्योंकि उसकी प्रोसेस होती है। पहले 18 बार वो प्रहलाद को बचाते हैं जी, बीच में एक बार, फिर वापस जाते हैं। अच्छा। उनको 2 आदमी पकड़ के रखते हैं और फिर जो है एक स्टेप आगे जाएंगे। ऐसे में 18वीं बार प्रहलाद को पकड़ते हैं, प्रहलाद आगे होते हैं सामने। अच्छा। फिर तो उसको धारण करके फिर नृत्य होता है 10-15 मिनट का। तो लगभग आधा घंटा तो धारण करना ही पड़ता है कम से कम। और ये कितने पुराने मुखौटे हैं अभी मंदिर में? ये मुखौटे तो हमने 2000 में बनाए थे। उससे पहले भी हमारे मुखौटे थे पुराने जमाने के जी। वो कुछ खराब हो गए थे, फट गए थे और सारी चोरी हो गई वो मुखौटे मंदिर से। अच्छा। 2 बार में वो पूरे क्षेत्र में उस समय जो है सारे क्षेत्रों में मुखौटे चोरी का एक पूरा एक गैंग थी, वो सारे चोरी हो गए थे लगभग सारे मुखौटे। क्या आज जो मुखौटे हैं उनकी संरक्षण करने के लिए आपके पास ऐसा कुछ सुविधा है? हाँ, अब ऐसा करते हैं कि मुखौटे चोरी न हो। एक तो हमारा जो मंदिर है वो समय थोड़ा कच्चा था। अच्छा। अब हमने एक तो पक्का मंदिर बना दिया, नया मंदिर बनाया है, उसमें दरवाजा है, फिर ग्रिल है, काफी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई है। पूरे बाहर से गेट है, सब लॉक होते हैं, बंद रहते हैं। मंदिर क्योंकि थोड़ा अकेले उसमें है जी, है ना, परिवार थोड़ा दूर है। हाँ जी। तो उसमें असुरक्षा थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम मुखौटों को वहीं ले जाते हैं जहाँ देवता जाते हैं। हम भी कहते हैं ये देवता जा रहे हैं तो उन्हीं के साथ जो है मुखौटे भी जाएंगे। बढ़िया व्यापारी। अच्छा। तो ये बढ़िया, और कभी कभी उसके जो है उनके बच्चे, उनकी मिसेस, हाँ। बढ़ियान जो है और उनके साथ उनके सहायक, ये सब चलते थे। तो वही उसको एक कार्यक्रम का रूप दे दिया। अच्छा। कि बढ़िया आ रहे हैं, बढ़ियान आ रही है और उसके साथ
फिर वो लोग क्या करते थे, यहाँ का हमारा जो मलय मुल्क बोलते थे पहले, है ना, तो वहां पर की हमारी जो है यद्यपि सब गढ़वाली भाषा सब बोलते हैं लेकिन फर्क पड़ जाता है। तो हमारी जो बोलचाल है, वहाँ की जो भाषा है, बोली भाषा है, वहाँ का जो हमारा खान पान है, थोड़ा मोटा खान पान होता है, आज भी है। बोली भाषा, वेशभूषा जो हमारी है ना, खान पान है, बोली भाषा है, इस पर क्या रहन सहन है, इस पर वो तंज कसते थे कि ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है। अच्छा, तो एक वो व्यंग का भी जो है वो, उसमें जो हास्य का भी वो था उसमें। तो इस तरह से वो पूरे एक छोटा सा उसको एक ड्रामा बना दिया गया, थिएटर जैसा थिएटर बना दिया। तो अच्छा। अब वो लोग तो कालांतर में वो लोग तो रामायण में तो आते नहीं थे इसको परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे यहाँ के लोग कुछ जो इस तरह के उसमें रुचि रखने वाले होते हैं, जैसे कुछ रामला में वो कहते हैं मैं पार्ट निकलूं, उनकी रहती है कि मैं ये जोकर का काम करूंगा वहाँ। और वो पहले से साल भर उसका रहता तैयारी, ये हमारे यहाँ रामला होनी है जून के महीने में, तो मैं कुछ ये बना के रखूंगा। तो वो ये लोग कुछ होते थे गाँव में, तो जो देखते थे पूरे साल भर उनका काम होता था, बड़ी बारीकी से तीखी नजर से वो किस देखते थे कि ये आदमी ऐसा कर रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, कुछ गलत सलत कुछ काम हो रहा है उल्टा सीधा, उसको नोट करके रखेगा और फिर वहां उस दिन रामायण में खिलाड़ी बनेगा और उसको जो है परफॉर्म करेगा। लोग पता चल जाता था कि ये इसकी मिमिक्री कर रहा है। जैसे कई पहले महिलाएं कुछ गाली देती थी खेतों में जाकर के, ये कर दिया वो कर दिया, तो महिला बन जाएगा, उसमें गाली देगा कुछ इस ढंग से। तो मतलब एक हंसने का और इस तरह के और कौन से किरदार होते हैं? हमारे यहाँ एक किरदार होता है मोर मुरीन का। हाँ जी। तो मोर मुरीन का ये माना जाता है कि भाई देखो, पहले हमारे गाँव पूरे क्षेत्र में जो पूरी आजीविका का साधन था वो था पशुपालन। आज भी थोड़ा बहुत कमोबेश है, लेकिन अब प्लान कर रहे हैं लोग, जंगल कम हो गए, चारा कम हो गया। लेकिन आज से 50 साल पहले तो मैं समझता हूँ 100% पूरी जो साधन हमारे आजीविका का पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। बकरी होती थी, बकरियां होती थी, उनको बेचो, अपना ऊन बेचो, गाय है, भैंस है, उनका दूध का जो है बुग्यालों में चले जाते थे, छानियों में चले जाते थे, है ना, जंगलों में चले, जहाँ घास ज्यादा होता था, है ना, आसानी से घास मिल जाता था। गांव से थोड़ा दूर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो वहां पर लोग रहते थे और दूध का प्रोडक्शन होता था, खूब दूध मिलता था, घी बनाते थे, मावा बनाते थे, उसको बेचते थे जाकर के गसू में। तो मोर मुरीन जो है उसी का एक प्रतिनिधि है, जंगली जाति का प्रतिनिधि, जो अपना दूध लेकर के बेचने जा रहा है, जंगल से आ रहा है और किसी कस्बे में, गांव में या बाजार की तरफ जो है जा रहा है, और रास्ते में जो है जंगली जानवर उस पर आक्रमण कर देते हैं, बाघ है या भालू है, ऐसे आक्रमण होते हैं। आक्रमण करने के बाद वो घायल हो जाता है। हाँ। और घायल होने के बाद वो अपना जो उस समय की जो परंपरागत जो हमारी उपचार की जो विधियां थी, है ना, जो उससे अपना इलाज करता है। हॉस्पिटल्स नहीं थे उसमें, जो है कोई ऐसा डॉक्टर गांव में नहीं थे, तो जड़ी बूटी से या कुछ और जैसे राख लगाना, इस प्रकार की जो है हमारे उपचार के साधन थे। तो इस तरह से वो अपना उपचार का साधन उस प्रक्रिया से अपना उपचार करता है और ठीक हो जाता है। और फिर तब तक उसकी घरवाली जाती है, उसको मुरीन, वो फिर नृत्य करते हैं, देवता आता है बीच में उस पे, और फिर जो है उनका नृत्य होता है। ये पूरी एक नृत्य नाटिका है, ये भी आपने देखा होगा, 1.5 घंटा करीबन जो है। तो इस तरह से फिर दूसरी चीज है, जब माल नृत्य होता है तो वो जवानों के जो उनके शक्ति के मापन का भी एक वो होता है। अच्छा। कितनी ताकत का माप, कि 1 घंटा नाचना है, 1.5 घंटा नाचना है, उसको उनको कहा जाता है, जो हमारे वाद्य यंत्र वादक होते हैं, हाँ। कि बजाना छोड़ना नहीं है, जब तक आप बजाना छोड़ेंगे नहीं तो अंदर कैसे जा सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, कई स्थितियां ऐसी होती हैं जो आदमी गिर जाता है नीचे। 1.5 घंटा नाचना, 1-1.5 घंटा खत्म ही नहीं होता, इतनी इंटेंसिटी से हाँ, उतना खत्म ही नहीं होता है। फिर कैसा खत्म कैसे होता है, जब एक कुरु जोगी आता है, आपने देखा होगा जी, कुरु लगा कर, हाँ। तो उसका भी एक इतिहास है, उसको हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण से जोड़ दिया उसको इधर से। अब देखिए कोरे के जैसे कपड़े पहन के, तो ऐसा होता है कि जब ये मेला खत्म ही नहीं होता है तो एक कुरु जोगी आता है बीच में, वो इस मेले को, मतलब माल नृत्य को खत्म करता है। तो हमारे पूरे क्षेत्र में और जगह की स्थितियां ऐसी होती है, लेकिन पूरे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, जैसे आपने सुना होगा लेंटाना घास एक होती है, एक होती है अंग्रेज घास कहते हैं उसको, गाजर घास है ना, पार्थेनियम बाइफोलिया उसका नाम है। उसी प्रकार की एक घास हमारे यहाँ बहुत याद होती है, उसको बोलते हैं कुरु घास, वो कटीले घास जी, कांटे वाली, चुभने वाला, उसका बॉटनिकल नेम है साइथोला टोमेंटोसा। तो ये बहुत ज्यादा होती है। क्या करती है, अगर आपका गेहूं बो रखा है या कोई फसल बो रखी है तो उसकी उत्पादकता को थोड़ा कम कर देती है। मतलब ये वीड्स है, वीड एक तरह। हाँ, तो इसको कैसे नहीं, उसको जो है इस मेले के से पहले सब लोग लग जाते हैं इस घास को निकालने के लिए। अब ये थोड़ा प्रतीकात्मक है, ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% निकाल दिया, लेकिन फिर भी काफी निकल जाती है। हाँ। और एक आदमी को इसको जो है पूरा उसको भंडार बना देते हैं, पूरा
वो लगा देते हैं उस पूरे घास को, थोड़ा टोमेटो सा है, फिर वो एक थोड़ा और मनोरंजन हो जाता है। और इस मेले के उससे वो घास भी थोड़ा उसका भी उन्मूलन हो जाता है, डेडिकेशन हो जाता है, और लोगों को संदेश भी आता है इन घासों को ऐसे निकालिए आप। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो वो कुरजोगी होता है, और वो जब बीच में आता है तो उसमें उसको क्यों हार जीत का जो है कोई निर्णय नहीं है, सब उससे दूर भागते हैं। जो है उसको जब वो आता है तो वो सब खत्म हो जाता है, फिर मान लेते हैं। तो ये मेला जो है पर्यावरण से भी हमने जोड़ा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने, हमने कुछ नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने। ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है, धार्मिक भी है। तो जब रामायण होता है इस दौरान क्या कोई ये बता भी रहा होता है कि कौन सा एक्ट अब चल रहा है? जागर वाले, और जिनको जागर नहीं समझ में आते हैं वो तो जो कोई बाहर से आए, जो उत्तराखंड से नहीं है, ये दिक्कत है। तो कुछ वीआईपी गेस्ट होते हैं जो, तो उनको हम ये किताबें देते हैं कि थोड़ा देख लीजिए इनको, जैसे कोई चीफ गेस्ट आ गए, मुख्य सीएम आ गया, आप सबको तो दे नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। और बाकी जागर है तो जागर को तो कम ही सुन पाते हैं हल्ले में। हम अपने पॉडकास्ट में बोलेंगे जिनको रामायण देखने जाना है वो एक बार पॉडकास्ट देखें, सुने, समझे और फिर देखने जाएं, फिर देखें, क्योंकि कमेंट्री करना बीच में हमको ठीक लगता है। जागर चल रहा है तो कमेंट्री हम नहीं करते। आपके रिसर्च की वजह से यूनेस्को ने भी इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट में एक शामिल किया है। तो रिसर्च में आपने क्या अलग पाया? पहले तो मैं छोटी सी कहानी आपसे वो सुनाऊंगा, ये जोड़ी है मैं समझता हूँ इस अवसर पर। ये मेला 2008 तक हमारे गांव का ही मेला था, मतलब जो ट्रेडिशन परंपरा के अनुसार जो होता था, जो परंपरा हमने उसको आज भी रखा हुआ है। वो कितने सालों से हो रहा है, 1200-1300 सालों से जिस तरह से हो रहा था। मार्च 2008 में हमको एक अवसर प्राप्त हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था रामायण पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में, और वहां पर हमको बुलावा भेजा गया। तो हो सकता है कुछ हमारे मित्र रहे, जैसे प्रोफेसर दाताराम पुरोहित जी जिन्होंने काफी मेरा मार्गदर्शन किया, क्योंकि वो संस्कृति से पहले से जुड़े रहे। वहां पर दिनेश सकलानी जी थे, डॉक्टर दिनेश सकलानी, जो आजकल एनसीईआरटी के उसके चेयरमैन हैं। तो उन लोगों के पेपर थे, अपने रिसर्च पेपर थे वहाँ पे। तो उन लोगों रामायण पे ही, हाँ रामायण, वो रामायण के लिए था। उसमें लगभग 40 स्कॉलर आए थे देश विदेश से, और 20 रामायण आई थी देश विदेशों की। अच्छा। हाँ, विदेशों की, जैसे इंडोनेशिया में कैसे रामलीला होती है, श्रीलंका, विभिन्न रामायण। वो रामायण के लिए किसी ने अप्रोच किया, मुझे लगता है इन लोगों ने अप्रोच किया होगा कि वहाँ भी एक ऐसी विशेष प्रकार की रामायण होती है जो नृत्य के माध्यम से होती है। तो हमारे यहाँ इंडोनेशिया की रामायण मैंने देखी है। हाँ, तो वो वहाँ पर 20 रामायण आई थी। और पाउला रिचमैन जैसी वहाँ पर 40 साल से जो रिसर्च कर रही थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये छोटी सी कहानी है। तो हमको वहां पर निमंत्रण मिला। निमंत्रण से पहले एक टीम आई थी आईजीएनसी से, जिन्होंने जो आई वहां पर, और मुझे उन्होंने ढूंढा कि कौन है, क्या है। तो उन्होंने कहा ये होता है, हमने कुछ ऐसा सुना। मैंने कहा होता है। तो उन्होंने कहा फिर आप थोड़ा हमको दिखाइए कि किसी चीज संग से होता है, हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। तो हमने वो जहाँ पर हमारा रामायण होती है वहां पर हम करा नहीं सकते हैं, किसी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजा सकते हैं रामायण के अलावा। अच्छा। हाँ, जब पूरे साल भर में रामायण का बाजा उसी दिन लगेगा, उससे पहले नहीं कर सकते। हमने एक और जगह पे पांडव मंदिर था, वहां पर मैंने उनको थोड़ा थोड़ा दिखाया बिना कस्ट्यूम के। तो उन्होंने कहा ठीक है, बिना कस्ट्यूम के तो अच्छा नहीं लगता है वैसे। तो उन्होंने, लेकिन फिर उस टाइम पे कोई वीडियो वगैरह नहीं, कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है। उन्होंने कुछ दिन बाद मुझे निमंत्रण दिया कि आप जो है 20 लोगों को लेकर के आइए और 1 घंटे का समय आपके पास है, और दिल्ली में थिएटर में आप करेंगे। मेरे पास थिएटर का कोई अंदाज नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ चौक में होता है जी। तो मेरे पास जो है थिएटर का अंदाज था, मेरे पास कस्ट्यूम था, मेरे पास बंखोटे थे। मैं इतने जल्दी कैसे व्यवस्था कर पाता जी। तो किसी ढंग से हमने किया, व्यवस्था की। मैं 20 लोगों को लेके गया। और क्या ये लोग गाँव के थे? हाँ, गाँव के लोग, केवल सारे गांव के। अभी भी गांव के लोग ले जाता हूँ, वही जानते हैं सब। बजाने वाले, भौंकरे वाले, और कुछ लोगों को इकट्ठा करके थोड़ा सा उनको ले गया, और वहां पर मैंने इसका मंचन किया 1 घंटा, जो भी जैसा भी मंचन रहा। और फिर लास्ट में मैंने एक लाइन जोड़ बोली, जब मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका मिला। मैंने कहा हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, व्यवसायिक कलाकार नहीं है। कोई गाय के साथ, कोई बकरी के साथ हल्ला करता, सबको पकड़ के ले आया हूँ, और जैसा होता है उसी रूप में हमने आपके सामने उसको रॉ अनफिल्टर्ड। उसके बाद तो जब मैं नीचे आ रहा था, स्टेज से नीचे उतर रहा था, तो पाउला रिचमैन बिल्कुल मेरे गले लगी। तो कहते 40 सालों से वो महिला जो है रामायण पे रिसर्च कर रहे थे। उनका वेरी यूनिक, ये बहुत यूनिक है, और ये है वो है, ठीक है। हम अपना घर चले आए। उसके बाद जो है 15 दिन बाद मुझे एक चिट्ठी मिली वहां से आईजीएनसी की, जो वहां पे मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, सीनियर आईएएस डॉक्टर कल्याण कुमार चक्रवर्ती साहब थे। अच्छा। उन्होंने, हमारा ये सौभाग्य रहा कि उन्होंने जो है सपरिवार रामायण को देखा। अच्छा। और उनको भी बहुत अच्छा लगा, वो पश्चिम बंगाल के थे जी। तो उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि हम अप्रैल में
इन सिटू जब आपका ये रम्मान होता है, क्योंकि उसी साल मार्च का था, अप्रैल में रम्मान, जी। तो उन्होंने कहा हम ये आकर के और अपने एक पूरे 25 लोगों की टीम भेज रहे हैं यहाँ से, जो कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन रम्मान का करेगी। अच्छा। आप जो है इतनी व्यवस्था लोगों की कराइए, 25 लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था कराइए। जी। तो मैंने अपना इस डाइट में था, मैं उसमें मैंने 15 दिन का अर्न लीव लिया। अच्छा। मैंने कहा एक मेरे लिए वो था कि चलो भाई कुछ करना है तो ठीक है। फिर हमने छुट्टी लेकर के मैंने सारे लोगों के गाँव में व्यवस्था की, पैसा उन्होंने दिया, अच्छा। लेकिन व्यवस्थाएं सब की, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद अभिलेखीकरण के बाद चले गए। फिर उन्होंने कहा कि अक्टूबर में हम आपको जो है 40 आदमियों को आना है अभी, और हम पूरी जो है आप व्यवस्था करके आइए पूरे 40। तो फिर से 40 लोग गाँव आए। फिर 40 लोग जो है वहां हम गए IGNC में। अच्छा, आप लोग कौथिग गए? कार्यक्रम हुआ उसमें वहां पे। अच्छा। तो उस बीच मैंने क्या कर दिया, पूरा अपना साजो सामान जोड़ दिया, चाहे मुखौटे हो या अपना भोंकरे हो। तो आपको समय भी मिल गया। मेरे समय मिल गया, किसी ढंग से पूरा अपना छुट्टी लेकर के पैसा इकट्ठा करके पूरे भोजपत्र के 18 मुखौटे बनाए, हर पात्र का कस्ट्यूम बनाया, और अपने ढोल दमाओ भोंकरे जो भी सामग्री रम्मान में होती है, कोई सामग्री मैंने कहा मांगनी नहीं है किसी से, पूरी सामग्री इकट्ठा की, जो भी होता है वहां पे, छोटी सी चीज से बड़ी चीज, चाहे डंडा हो, छोटा लोटा हो, जो भी वहां पर होता है, सारी लिस्ट में करके इन 4-5 महीनों में सारी तैयारी की, और 40 लोगों को लेकर के मैं वहां गया। और सब गांव के लोग थे? सारे गांव के लोग थे। 8 लोग तो मेरे बजाने वाले थे। अच्छा। ढोल दमाओ बजाने वाले थे। ये जो है उस समय का उनका ये है वहां पर IGNC का, सारे ढोल दमाओ बजाने वाले 8 लोग यही थे। फिर 4 भौंकरे वाले थे। पूरे कई दिन हम रहे वहां पे। और कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाए जाते? ढोल दमाओ एक होता है, एक कांस बोलता है माने उसको, मजेरा शायद उसको बोलते हैं, और भौंकरा होता है। और उन्होंने फिर IGNC ने फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो हमारा विभाग है, पूरा संस्कृति विभाग, इन्होंने मुझे कई बार वहां पर बुलाया और उसके लिए कहा कि आप लिखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उससे मेरा ज्ञान भी बढ़ा। मुझे रम्मान के बारे में जो जानकारी नहीं थी, मैं फिर जब मुझे पूछने लग गए लोग, तो फिर मुझे कहा लिखिए आप। फिर मैं गांव जा गया, फिर लोगों से मैंने पूछा, जो भी लोग मुझे कुछ बता, बड़े बुजुर्ग से। उससे पहले मैं बहुत ज्यादा, मुझे भी बहुत गहराई इसमें मैं नहीं गया था, लेकिन उसके बाद मुझे जरूरत पड़ी तो रम्मान ने आपको अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, तो फिर मैं उसको लिखने लग गया, पूरा लिखा उसको, पूरा जितना मैं कर सकता था, जितना जिससे पूछ सकता था, वो सारा मैंने लिखा, हर चीज को बहुत बारीकी से, और वो ले जा करके IGNC को देता रहा। वहाँ वो लोग मुझे बुलाते रहे, कम से कम मैं 20-25 बार गया वहाँ, और वो लोग जो है यूनेस्को को देते रहे वहां से फोटोग्राफ्स, ये पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स उनके पास था ही, तो पूरा लिख करके वहां पहुंचा यूनेस्को के पास। और यूनेस्को ने उस पर 7 बार स्क्रीनिंग की, 7 टाइम्स पूरा स्क्रीन किया, उसके पूरे सामाजिक पक्ष को देखा, आर्थिक पक्ष को देखा, उसका मूल्यांकन किया, अप्रेजल पूरा जो आर्थिक रूप से, सामाजिक, ऐतिहासिक जो कह रहा हूँ, पर्यावरण से क्या इसका संबंध है, तो पूरा ऐतिहासिक, धार्मिक, सारे पक्षों का जब उन्होंने अप्रेजल किया, पूरा मूल्यांकन किया, तो आखिरी बैठक थी 2 अक्टूबर 2009 में अबू धाबी में। तो उसमें मित्सुबिशी साहब जो है जापान के चेयरमैन थे यूनेस्को के। अच्छा। वो दिन था जब यूनेस्को ने फाइनली जो है 7वीं बैठक की स्क्रीनिंग के बाद रम्मान को विश्व सांस्कृतिक धरोहर की जो मुख्य सूची है उसमें शामिल कर दिया, अनाउंस कर दिया कि आप जो है वर्ल्ड हेरिटेज में रम्मान का है। और जब आपको ये एक्सपोजर मिला, जब पता चला कि अब रम्मान जो है विश्व धरोहर बन चुका है, तो इसके बाद से लोगों का नजरिया क्या बदला, गांव वालों को क्या लगा? हाँ, गांव वालों ने, क्या सब बदल गया था? ये बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ, कोई बात नहीं, मजाक में, कोई सत्य बात है। गांव वालों ने पहले मेरा बहुत विरोध किया, मतलब कुछ ही लोगों ने कहा कि ठीक है, जो मेरे साथ चलते थे। फिर जो लोग जिनको मैं बदल देता था कि मतलब अभी तुम यार ये इनको ले जाते हैं, इनको ले जाते हैं, हर कोई कहता था मैं कलाकार हूँ। तो मैंने कहा कलाकार कौन है, वो तो मैं जानता हूँ, कलाकार तो मैं भी नहीं, कोई भी कलाकार नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, गाँव में करते हैं, गाँव में करना अलग चीज होती है, बाहर स्टेज पे करना जो है अलग चीज होती है, वो भी जब आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को, तो लोग सब कुछ हर चीज को देखते हैं। तो मैंने कहा चलो, फिर उनकी भी सुनता था। फिर मुझे गाली देते थे जिसको नहीं ले गया, कहते हमको उसने छोड़ दिया। फिर जिनको गाँव में जिनका नंबर नहीं आता था वो भी गाली देते थे। फिर कई लोग कहते थे देखो इसने जो है रम्मान को बेच दिया, इतना पैसा इकट्ठा कर रहा, पता नहीं कितना पैसा मिला, नौकरी भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेरा जो भी भाव होगा, जो भी आस्था होगी, मैं क्या प्रमाण दे सकता हूँ किसी के प्रति जो है। तो बहुत मैंने 10-12 साल तक जो है काफी साथ, जब यूनेस्को ने जो है इसको जो विश्व धरोहर घोषित करते, लोगों को थोड़ा कुछ समझ में आने लग गया। फिर जो है जब मेरा एक प्रोजेक्ट चला
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मुझे 42 लाख का एक प्रोजेक्ट दिया जी। कि रम्मान के लिए आप कुछ करो। तो फिर मैं डीएम और उनके बीच में, डीएम चमोली और एजेंसी के बीच में एमओयू हुआ, मैं कोऑर्डिनेटर था। तो डीएम साहब ने मुझे बहुत सहयोग किया। मैंने भी जो है राजनीति करके मंदिर का निर्माण हुआ। कुछ और जो है डीएम साहब ने पैसा दिया 32 लाख। फिर और जो है जितने भी मतलब हम लोग ले सकते थे सामान, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज थी, मतलब क्या क्या सामान। तो अब गांव वाले आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, अब काफी जो है ना, जब मंदिर बन गया, नई जमीनें हमने खरीदी। संजी जगह थे 2010 में गांव में एज ए चीफ मिनिस्टर, 10 लाख उन्होंने दिया। तो मैंने एडजेसेंट जमीनें खरीदी। पहले मैंने कहा कि ये प्रीमिसेस बहुत छोटा है, जब लोग 500 लोग उस जमाने में रहते होंगे, आज हजारों लोग आते हैं। तो 3 तरफ से मैंने सारी जमीनें खरीदी पूरी। ये जो आज देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं था पहले, बहुत छोटा था मंदिर, बहुत पुराना था, टूट गया था सारा, आधा टीन आधा पत्थर और इस तरह का मंदिर था। लेकिन एजेंसी ने कहा कि आप मंदिर ऐसे बनाएंगे जैसे पहले बना था, उसमें आप ऐसा कोई दूसरा उसका आकार नहीं देंगे अपनी तरफ से, ये शर्त थी उनके साथ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा लंबा चौड़ा बनाया, पक्का बनाया, सीमेंट का आरसीसी डाला, ऊपर से फिर पठाल डाल दी ताकि दिखने में ऐसी लगे हो। और उसको बहुत पीछे किया हमने, बहुत जमीनें खरीदी। उसके बाद हमने सामान खरीदा। तो आज आपको सब सपोर्ट कर, ट्रेनिंग्स हुई नई जनरेशन को ट्रांजेक्ट करने के लिए। रम्मान को 3 प्रकार की ट्रेनिंग्स, उसमें पैसा था गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। अच्छा। एक तो जो नृत्य सिखाने वाले लोग थे हमारे, गुरु शिष्य, गुरु थे जो पुराने लोग हमारे थे, नई जनरेशन को सिखाया उन्होंने। फिर एक ढोल दमाऊ का जो है, वाद्य का जो है सिखाने के लिए। तो ये कंजर्वेशन का पार्ट है जहाँ पे नए लोगों को सिखाया जा रहा है सेम ट्रेडिशन। हाँ, और 3 प्रकार की ट्रेनिंग में पूरे साल भर। और जो सीखने वाले थे उनको पैसा मिला, जो सिखाने वाला उनको तो मिल रहा ही पैसा। ये बड़ी बात थी उसमें। ये बहुत अच्छी बात। 3 ट्रेनिंग हमने कराई, एक उसके वाद्य यंत्र की, ढोल दमाऊ की प्रशिक्षण की, एक जो है नृत्य की, और एक जागर की। फिर जागर को हमने कलेक्ट किया, उसका भी बड़ा उसके लिए करना पड़ा, क्योंकि जागर गाने वाले हमारे गांव के लोग नहीं होते थे। जागर गाने वाले ऐसे वृत्ति होती, जैसे कोई कर्मकांड हमारे यहाँ होता है तो हम ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो हमारे यहाँ के लोग जागर मतलब उनके साथ गाते थे, सहयोग देते थे। लेकिन जागर गाने वाले भल्ले होते थे। भल गाँव हमारा एक, जो सिमर से 30 किलोमीटर ऊपर एक गाँव है, उसका नाम ही भल गाँव है। वो चारण होते थे जब ये शंकराचार्य जी के जमाने से, जब वो लोग यहाँ नीचे नरसिंह मंदिर में, जो हमारा जोशीमठ में मठ है, वहां पर वो लोग चारण उनको बोलते थे। वो लोग गाते थे, रामायण गाते थे, राम की कथाएं, कृष्ण की कथाएं वो गाते थे। उनको अन्न मिलता था, खाना भोजन मिलता था। तो वही लोग कालांतर में हमारे यहाँ आकर के हम उनको बुलाते थे, बकायदा उनको बुलाने के लिए जाते थे, आदर से उनको बुलाते थे। रम्मान के समय वो लोग, एक आदमी आता था और रम्मान गाते थे। लेकिन वही ना, उन्होंने फिर वो उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, स्मृति के आधार पर जो वाचिक परंपरा थी। और हमारे गांव के कुछ लोग उनके साथ देते थे, तो दिन भर गाते थे वो लोग वहां पे। तो इस वजह से उनको भी याद हो गया। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा याद था, ज्यादा नहीं। तो अब वो लोग जो है, जो पुराने गायक रामायण गाने वाले थे, जागर गाने वाले, वो चले गए। नए बच्चों ने सीखा नहीं उसको। तो अब जो नए बच्चे हैं वो किस एज के हैं जो अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीख रहे हैं? फिर हमने क्या किया कि जागर का कलेक्शन किया, उसको लिखा पहले उनसे बुलवा करके, जो लोग थोड़ा बहुत हमको, जिनके पास जो ज्ञान था स्मृति के आधार पर। और उसका हमने एक सीडी बनाई, फिर उसको स्टूडियो में गवाया, उसको कुछ गायकार के द्वारा। 3 तो हमारे यहाँ थे, एक संजय पांडे मेरे मित्र था श्रीनगर में, उसने गाया उसको। तो एक सीडी हमने बना दी और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी कर दिया गढ़वाली में, जो फिर हिंदी में भी हमने लिखा है इसको। तो अब हमारे गाँव के लोग गाते हैं उसको। अच्छा। तो नई पीढ़ी उसको गा रही है। 20-25 पेज का है वो जागर का, उसको मैंने थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन किया। और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इसको सीखने में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जो है, जब हमने ट्रेनिंग की, तो अब उनको थोड़ा इंटरेस्ट से भी कि बाहर जाना हो, बाहर जाते हैं। जो गाएगा, जो करेगा काम, उसको एक्सपोजर मिलता है, बाहर जाते हैं। किस उम्र से किस उम्र तक के लोग होंगे? 14-15 साल से। अच्छा। हाँ, थोड़ा जो राधिकाएं होती हैं, बालिकाएं हमारी तो छोटी होती हैं, राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये तो बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल। 60 साल 65 साल 70 साल का भी बुजुर्ग जो मुखौटा वो करते हैं, तो वो जाते हैं, बजाने वाले जाते हैं, सब जाते हैं। और अब जो है गांव वालों के भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हाँ, जो काम हुआ तो अच्छा काम हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे सुन के, क्योंकि सरकार से भी आपको मदद मिल रही है। हाँ, सरकार और एक हम अपना ट्रेडिशन को भी बचा पा रहे हैं, नई पीढ़ी को भी उस तक पहुंचा पा रहे हैं। और भी जगह इस तरह के फेस्टिवल्स को बचाने की जरूरत है, जिससे कि माइग्रेशन कम हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हम आपस में ही क्रिएट कर सके। माइग्रेशन की बात नहीं है। देखिए, ये माइग्रेशन तो जो आदमी बाहर नौकरी कर रहा है, उसको जाना ही है अपने जीविकोपार्जन के लिए। कोई देहरादून है, कोई श्रीनगर, कोई और बाहर दिल्ली में है। लेकिन कहते हैं जी, बाहर रहते हुए हम
कर सकते हैं अपने गांव के लिए, बिल्कुल। अपनी संस्कृति को बचाने की अगर हमें जुनून है। मैंने भी तो 39 साल अपना जो है सरकारी सेवा में रहा मैं, बिल्कुल। और ऐसा नहीं भागने वाला कोई, मैं तो गौचर में रहा, जो बिल्कुल जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जी। प्रधानाचार्य रहा वहां पे, तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे चले गया। जब गया तो छुट्टी लेके गया, लेकिन मुझे जुनून था। गाँव में पूरे क्षेत्र में देखिए आप, हमारा पूरा पहाड़ जो है, पूरा आप कुमाऊं चले जाइए, पहाड़ में गढ़वाल का कोई क्षेत्र नहीं है, जौनसार चले जाइए, कि सब हम लोग हमारे सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं। बिल्कुल। सारी संस्कृति है हमारे यहाँ जो है बगल में सेलंग गांव है, वहां पर एक छोटी सी रामायण होती है, रामायण। डुंगरी गांव है, वहां पर भी छोटी रामायण होती है। तीनों जगह पहले हमारे गांव के पहाड़ थे, उसने उन्होंने अपना कला कर दिया वहां पर उर्गम वैली में, और ये थैंग वैली, चाई वैली, इधर सारा जो है हमारा जाग देवता का जो है बड़ा कार्यक्रम चलता है हर कई सालों में। बड़ा गांव बगल में है, वहां पर हमारा ये गरुड़ छाड़ का मेला होता है। और इस तरह के और कौन कौन से मेले जो इस क्षेत्र में होते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, गरुड़ छाड़ का मेला होता है, और इधर सुभाई में सीता का मेला होता है, सितोण बोलते हैं, चाई में सितोण होता है, नंदा देवी का मेला चलता है यहाँ पे लाता में जी। हमारे जो है पांडुकेश्वर में, और इधर चमोली की उल्लासी में जांती का मेला होता है 12 साल में। तो हर गांव में जो है सांस्कृतिक बिल्कुल सब लोग, हम एक छोटे क्षेत्रीय बात बता रहा हूँ मैं, पैनखंडा बहुत रिच है हम लोग हैं। और त्रिमुंडिया मेला भी, त्रिमुंडिया मेला जोशीमठ में होता है, बहुत सारे मेले होते हैं। एक बात जो मुझे चिंतित करती है रम्मांड के बारे में, वो ये है कि मैं जब ये देखने आई थी 2022 की बात होगी जी, जब मैं देखने आई थी, जो सड़क है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। एक तरफ तो हमारा फेस्टिवल इंटरनेशनल हो चुका है, विश्व धरोहर हो गया है, लेकिन अगर वहां किसी को जाना है, या आज मैं अपने किसी ऐसे दोस्त को बताती हूँ, या कोई ऐसा इंसान जो उत्तराखंड का रहने वाला नहीं है बिल्कुल, और वो देखने आना चाहे, वो परिस्थितियां सामान्य नहीं है उसके लिए। तो क्या कभी आपने कोई पहल ली है कि जो मार्ग है गाँव तक पहुंचने का, उसको ठीक किया जाए? सतपाल महाराज से कई बार मिला, कई बार लिखा हुआ कि हमारा जो रामायण हो रहा है उस सड़क को आप ठीक करा दीजिए। डीएम साहब से कई बार मिले, अब कुछ शायद कुछ पैसा वैसा उन्होंने दिया, कोई ठेकेदार काम कर रहा है वहां पे, लेकिन बहुत अच्छा अभी प्रगति उसमें नहीं है। कई बार मिले इनसे, अभी सारी चीजें हमारे कैपेसिटी में नहीं होती हैं। हम ना कर सकते हैं गाँव के लोग कि भाई जो कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं, जो नेता लोग हैं, विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, या हमारे मुख्यमंत्री, पर्यटन, ये सड़क मंत्री हैं, उनसे जाकर के और रेगुलर बेसिस पे अपनी आवाज उठाते रहें, ताकि ये ना हो कि आवाज गुम हो जाए। हम भी चाहते हैं कि हमारी सड़कें अच्छी हों जी, है ना। कई बार कई घटनाएं हो जाती हैं, और केवल रामायण की बात नहीं है, हमारे यहाँ जो बहुत सारी कैश क्रॉप्स होती हैं, रामदाना है, राजमा है, सेब है, तो अभी 2-3-4 महीने में आजकल ये राजमा का सीजन, सेब का है, आलू का बहुत ज्यादा होता है, हजारों ट्रक आलू आते हैं इस गांव से, उस क्षेत्र से, लेकिन वो रोड बंद हो जाती है तो लोगों की आजीविका खत्म हो जाती है, सब सड़ जाता है। तो रामायण का तो एक है ही पक्ष, लेकिन इधर बरसात में जो हमारी कैश क्रॉप सब खत्म हो जाती है, तो हम कई बार हमने आगे जो है प्रार्थना की, निवेदन किया, लेकिन अब सरकार है। और इस तरह के कोई चैलेंज आप फेस करते हैं, अगर हमारे माध्यम से आप बताना चाहें? अब मुझे एक म्यूजियम के लिए और एक मीटिंग के हॉल के लिए मैं बार बार एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग के नाम से मैंने कई बार, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी को या विधायक जी को मैं बार बार कहता हूँ, उसको मुझे करना है, उसको, ये मेरे चैलेंज है कि एक जगह मेरे पास है, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक अपना एक जो है बैठक हो, अपना एक वॉशरूम हो, दिक्कतें इसमें लोगों को होती है, एक म्यूजियम हो, रिटायरिंग। जब इतने सारे लोग आएंगे फुटफॉल, तो उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जो है 2 मंजिला कुछ एक मल्टीपर्पज हॉल के जैसा हो, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ बार बार प्रयास। और फिर जो हमारा मुख्य भवन है, उस पर भी जो है मेंटेनेंस हर बार भाई बन जाता है एक बार, लेकिन मेंटेनेंस तो बार बार चाहिए होता है। गेट खराब हो गए, बर्फ हमारे यहाँ पड़ती है, तो जो भी वो सीमेंटेड जो एरिया होता है वो बर्फ से खराब हो जाता है, तो वो उसके लिए रिपेयरिंग के लिए जो अभी विधायक जी ने शायद कुछ करेंगे वो लोग। तो ये चैलेंजेस होते हैं, और भी चैलेंजेस हैं कि मेले के संचालन के लिए, मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए हर बार पैसे की जरूरत होती है, धन की आवश्यकता होती है, हमको बहुत सारे काम करने होते हैं, लोग बाहर से आते हैं, भूखे प्यासे आते हैं, उनके लिए इधर भी हमारे कुछ बड़े उत्साही नौजवान होते हैं जो अपना पैसा कलेक्ट करते हैं, 2-3 हजार रुपया, और कम से कम वो लोग 3-4 हजार लोगों को खाना खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, वहां पे दाल चावल बनाकर पूरे खेत में जो है उन लोगों ने वो रहता है, हर साल करते हैं काम, क्योंकि हो सकता है कोई लोग सुबह आ गया हो और फिर हम लोग जा नहीं सकते खाने के लिए किसी के पास, लोग सब बिजी होते हैं, व्यस्त रहते हैं,
और कोई बाहर से आ गया, किसके पास जाएंगे खाने के लिए, लोग भूखे प्यासे रहते हैं। तो वहाँ पर पानी की और खाने की व्यवस्था जो है, लंच की व्यवस्था हम लोग वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे, जो हमारे गांव के कुछ उत्साही युवक हैं। आपने बोला कि ट्रेनिंग देते हैं मंचन करने के लिए, लेकिन जो वाद्य यंत्र बजते हैं और जो नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं, क्या वो आज सीख रहे हैं? बच्चे सीख रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हमारे 4-4, 5-5 साल के बच्चे वो बजाते हैं, सीख रहे हैं बच्चे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, मतलब पारंपरिक रूप से हमारा व्यवस्थाएं थी, कौन क्या काम करेगा, और बीच में थोड़ा व्यवस्थाएं डगमगाई जरूर, क्योंकि ये नए मनोरंजन के साधन हो गए, माइग्रेशन हो गया, ये पलायन हो गया, कई बहुत सारे कारण इसके रहे। लेकिन फिर दोबारा उसका साइकिल चलता है ना, जैसे कहते हैं, फिर लौटते हैं अब अपने जो है घरों की ओर, वापस लौट रहे हैं अपने जड़ों की ओर, है ना। पहले जब कोदा झोंगरा को हम लोग जब बचपन में हमको जबरदस्ती खिलाया जाता था, हम कहते नहीं खा रहे, हम तो लड़ाई करते थे, हम ये नहीं खा रहे, हमको भात चाहिए, चावल का भात चाहिए, गेहूं की रोटी चाहिए। आजकल गेहूं कोदे की, हम कहते हैं कोदा कहाँ मिलेगा, तो कोदे की ओर आ रहे हैं, झोंगरे की ओर आ रहे हैं, मिलेट्स कह रहे हैं। कोई गेस्ट आते थे तो हम उसको सरकार खिलाते थे, उनको जिनको हम गाय गोई को दे देते थे, कोई क्या सरकार कह रही है मिलेट्स है। और पहले जो है कोई मेहमान आ गया, कोई बीमार है, वृद्ध है, उन्हीं के लिए गेहूं की रोटी बनेगी, चावल बनेगा, हमको कहते खाना तो खाओ, कौड़ी खाओ, कौड़ी का हम कहते खाते, तो ऐसे रोते थे। और आजकल हम कह रहे हैं कि कौड़ी नहीं मिलती है, कौड़ी का भात, वो सब मेडिसिनल वो है, मिलेट्स है बिल्कुल, है ना। तो लोग आएंगे, ये साइकिल चलता है, प्रकृति का नियम है। क्या इस तरह के और भी आपकी नजर में फेस्टिवल्स हैं जिनको अभी कंजर्वेशन, संरक्षण की जरूरत है? एक नहीं, कई पूरे। अगर मैं छोटे क्षेत्र की बात करूं, अपना पेंडाकंडा क्षेत्र हमारा है, तो मैंने आपसे जैसे अभी कहा कि 2 तो छोटी निर्माण होती है हमारे गांव में, उसको भी कंजर्वेशन करने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है। हमारा जो बड़ा गांव में मेला होता है, ये भी हर साल होता है, वो भी अप्रैल में ही होता है, वो भी इसमें भी मुखौटा नृत्य है। अच्छा, हाँ, तो गरुड़ छाड़ उसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला, और बहुत ही आपका सफर और जो भी मेहनत आपने रिसर्च इस पे करी है, इसको हम सल्यूट करते हैं। क्योंकि किसी भी फेस्टिवल को बचाने के लिए जो आपने बोला एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। मैं आशा करूंगी कि और बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने गांव के ऐसे कल्चरल फेस्टिवल्स को, उत्सव को बचाने के लिए आगे आए। बिल्कुल। और रम्मान में जो आपकी जर्नी रही है जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डिटेल्स आपने बताई, साक्षात दर्शन ही हो गए, मन कर रहा है कि अब दोबारा से एक बार जाऊं। सब लोगों का स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों को से कहना चाहेंगे कि रम्मान अप्रैल में होता है, बैसाखी से शुभ प्रारंभ हो जाता है, तो हम स्वागत करेंगे। और बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।